क्लास टेंथ के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज क्लास टेंथ के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 54 आई है बच्चों, दिनांक 11 नवंबर। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। पाठ नंबर ये 10 है, तो आज हम पाठ नंबर 10 प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों। पाठ नंबर 10 में ये जैसे कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम प्रकाश की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि प्रकाश क्या है। क्या हम प्रकाश के बिना वस्तुओं को देख सकते हैं? प्यारे बच्चों, हम प्रकाश के बिना वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश एक ऊर्जा है और ये भी ध्यान रखना है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वायु जैसे माध्यम ये निर्वात में भी चल सकता है और निर्वात में ये सबसे तेज़ गति से चलता है। निर्वात में जो इसकी गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में बेटा प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जैसे हमारे वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो प्रकाश की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। तो ऊपर अंतरिक्ष में जहाँ निर्वात होता है, निर्वात वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी कण ना हो, ना धूल का कण, ना वायु का कण, इस तरह से खाली स्पेस बिल्कुल, तो उसे निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब बात आती है बेटा प्रकाश के परावर्तन की। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले हम कक्षा 7th में चलते हैं। कक्षा 7th में जो हमने पढ़ा था कि एक दर्पण होता है, जो दर्पण जब उस पर प्रकाश की कोई किरण आगे टकराई, जिसे आपतित किरण कहते हैं, वह परावर्तन के बाद जब वो परावर्तित होती है तो परावर्तित किरण बन जाती है, ठीक है। और बीच के बिंदु को अभिलंब कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा था कि ये आपतन कोण, आपतित किरण के साथ आपतन कोण होता है, परावर्तित किरण के साथ परावर्तन कोण होता है। और ये भी आपने पढ़ा था कि कोण I बराबर है कोण R। अब याद कीजिए, आपको ध्यान होगा। तो प्यारे बच्चों, ये समतल दर्पण का परावर्तन था। तो इस अध्याय में हम समतल दर्पण के परावर्तन पे कम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा बात हम करेंगे जो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का मतलब क्या? यानी जो एक गोला ले ले, खाली गोला, जैसे हम गोला खाते हैं ना, ये जो कोकोनट खाते हैं, तो उसी तरह एक कांच का गोला लें और उसके हिस्से बना दें, काट के दो बना दें या छोटा हिस्सा बना लें। देखो इसमें कई सारे गोलीय दर्पण बन जाएंगे। तो गोले का वह हिस्सा, गोले का जो कोई भी हिस्सा होगा वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। जिस तरह से ये बना दिया। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम ड्रेसिंग टेबल होती है हमारी, उसका एक फेस पॉलिश होता है और हम यहाँ सामने खड़े होकर देखते हैं इस साइड से। तो ठीक इसी प्रकार से गोलीय दर्पण में भी या तो हम गोले का ये हिस्सा, जैसे ये ले लिया, ठीक है, या तो हम अंदर का फेस पॉलिश कर देंगे या फिर उसका बाहर का फेस पॉलिश कर देंगे। यदि अंदर का फेस पॉलिश कर दिया तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। और यदि बाहर का फेस पॉलिश कर दिया, ये ध्यान रखिए, ये कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, वो ध्यान नहीं देते। एक को ध्यान रख लो, अंदर का पॉलिश किया है तो उत्तल दर्पण, और यदि बाहर का जो फेस पॉलिश किया हुआ है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल, क्या कहते हैं बेटा? अवतल दर्पण। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें परावर्तन कैसे होता है। चलिए देखिए, ये इसकी चमकदार सतह है।
ए मैं ये यही ले लेता हूँ। ये पोलिश सतह है अवतल दर्पण की, ये चमकदार सतह है। जब इसके सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा फेस इसमें नज़र आता है। वो अलग बात है, छोटा आता है बड़ा आता है। तो हम इधर से देखेंगे, ये जो उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इसका जो फेस है ये इस साइड से पॉलिश होता है अंदर की तरफ से उत्तल का। तो ये इसकी चमकदार सतह है, यहाँ पे हमें अपना फेस वगैरह दिखाई देता है। यानी परावर्तन की सारी प्रक्रिया यहीं पे होती है, जो भी नियम होगा। अब हम इन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें भी ये पक्का है कि देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और इसमें ये सब बातें आपने पढ़ी। अब हम कुछ नियम पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा रेखाचित्र बनाने के नियम क्या हैं। सबसे जो पहला नियम है, ये गोलीय दर्पण है। आप देख रहे हैं ये बाहर का फेस पॉलिश है, ठीक है। ये भी बाहर का फेस पॉलिश है, बाहर का फेस पॉलिश है, तो मतलब ये अवतल दर्पण है। इसका अंदर का फेस पॉलिश है, तो ये उत्तल दर्पण है। तो बच्चों, दोनों ही दर्पणों में लगभग एक जैसे नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, और नियम को जानने से पहले थोड़ा सा इस चित्र पे हम चर्चा करते हैं। ये जो चित्र है इसको ध्यान से देखिए। ये गोलीय दर्पण है, ये वाला, ये गोलीय दर्पण है। इस जिस गोले का ये भाग है उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र सी। सी को कहते हैं वक्रता केंद्र। ये जिस गोले का भाग है, इस गोले का ये भाग है, तो इसके केंद्र को वक्रता केंद्र सी कहते हैं। तो कहने का मतलब है इस जो दर्पण का के ये पॉइंट है जो सी, ये वक्रता केंद्र है। बच्चों ये पी जो ये पोल है, पी पोल कहते हैं इसे, ध्रुव कहते हैं, पी पोल ध्रुव। तो ये हमारा दर्पण है, उसके जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है उसे पोल कहते हैं, ठीक है। ये वक्रता केंद्र से लेके, देखिए ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र सी से लेकर पी के बीच की दूरी आर होती है। इसे त्रिज्या कहते हैं, जैसे गोले की त्रिज्या होती है। एफ क्या है? एफ बच्चों ये देखिए, एफ पी और सी के बीच में एक बिंदु होता है जहाँ पे फोकस होता है, जिसे फोकस बिंदु कहते हैं। पी और सी के बीच में के मध्य में जो बिंदु है पी एफ, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ जो ये एफ है, एफ बराबर है, तो आर का यदि आधा कर दे तो एफ आ जाएगा। या ये कह दें कि आर बराबर है 2F, यानी ये आर है 1F ये इतना और 1F ये, यानी 2F के बराबर हो गया आर। तो चलिए, ये थे कुछ मुख्य बिंदु। और इसमें ये और ध्यान देना है, मुख्य अक्ष कहते हैं सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सीधी रेखा, इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। और देख लेते इसमें कुछ बच तो नहीं गया। हाँ, द्वारक क्या होता है? ये द्वारक, ये जो दर्पण है हमारा, एम और एन, एम से लेके एन तक पूरे हिस्से को द्वारक कहा जाता है। द्वारक का मतलब दरवाज़ा। तो इसके किसी हिस्से से भी परावर्तन हो सकता है, तो ये द्वारक कहा जाता है, ठीक है। अपार्चर कहा जाता है। वक्रता केंद्र सी भी हमारा हो गया, त्रिज्या आर भी हो गया, मुख्य फोकस भी हो गया, ठीक है, और फोकस दूरी भी हो गई। ये देखिए एफ बराबर है R/2। अब हम इनके कुछ नियम पढ़ते हैं कि कुछ नियम क्या हैं। हाँ, जो पहला नियम है, मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया।
जो बाहर की ओर पॉलिश है। जब मुख्य अक्ष हो गया ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के जो किरण समांतर आएगी ना, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगी, तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से निकल जाएगी। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से निकल जाएगी, ये निकल जाएगी मुख्य फोकस एफ से। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वो निकलती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये आ गई, मुख्य अक्ष हो गया ये, इसके समांतर ये किरण आई, तो यहाँ निकलती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए मुख्य फोकस से निकलती प्रतीत होती है। और उस किरण को पीछे की तरफ बढ़ा दो तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये डायरेक्शन होगी, फिर टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी। तो इसमें मैंने कहा कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण जब, देखिए फिर मैं समझा रहा हूँ बच्चों आपको, जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाती है। और अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये ध्यान रखें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, ये वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होती है परावर्तन के बाद सी से ही वापस आती है। देखिए वक्रता केंद्र सी से जो प्रकाश की किरण आएगी, वक्रता केंद्र सी से आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वापस सी से ही निकल जाएगी। इसी तरह इसमें है, वक्रता केंद्र जो दर्पण से टकरा के कोई किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरेगी तो वो वापस सी से टकराने के बाद वापस चली जाएगी। ठीक है, सी से टकराने के बाद वापस से चली जाएगी। तो ये देखिए वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद सी से ही वापस चली जाती है। ये दूसरा नियम है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। दूसरा नियम परावर्तन का दूसरा नियम है, यानी किरण आरे खींचने के लिए दूसरा नियम है बच्चों। तीसरा नियम ये कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जब पी पे टकराती है ना, पोल पी पे टकराती है तो उसी एंगल से मुड़ जाती है। यानी एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण पी से टकरा मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आती है, यानी मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में आती है, तो परावर्तन के बाद क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। यानी मैं आपको सीधे अर्थों में समझा रहा हूँ, जब कोई तिरछी किरण आती है बिंदु पी पर टकराती है तो वह टकराने के बाद उसी एंगल से वापस मुड़ जाती है, यानी एंगल आई और आर बराबर होते हैं। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। आइए क्वेश्चन पे एक नज़र डालते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा रेखाचित्र बनाने के नियम रेखाचित्र सहित लिखिए। तो अभी आपने ये नियम पढ़े हैं, 3 नियम। पहला नियम आपने पढ़ा है, आपने चित्र भी बनाने हैं और बनाने के नियम रेखाचित्र सहित लिखिए, नियम भी लिखने हैं तीनों। पहला नियम क्या था, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद वह क्या करती है, वक्रता केंद्र सी से गुजरती है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में निकलती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र सी पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरती है तो वापस उसी मार्ग से वापस चली जाती है। तीसरा नियम कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पी पर, जो दर्पण है उसके ध्रुव पी पर जिस तिरछी कोई किरण आएगी तो उसी एंगल से वो वापस चली जाएगी, उसी कोण से वापस चली जाएगी। तो ये 6 चित्र बनाने हैं आपने बेटा और ये तीनों नियम लिखने हैं। अगला है अवतल दर्पण में ध्रुव, द्वारक, वक्रता त्रिज्या और फोकस अंकित करना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका अवतल दर्पण।
ये अवतल दर्पण है जो बाहर की तरफ है पॉलिश होता है, उत्तल अंदर की तरफ। एक को याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसमें ध्रुव यानी ये एम और एन है। ध्रुव क्या होता है? इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पी। ठीक है, दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को पी ध्रुव कहते हैं। द्वारक क्या होता है? दर्पण का जो पूरा हिस्सा है जहाँ से प्रकाश की किरण गुजर सकती है उसे द्वारक कहा जाता है। तीसरा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये मुख्य अक्ष हो गया। दर्पण जिस गोले का भाग है, जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र सी कहते हैं। ये हमने दिखा दिया, सी यहाँ पे आ जाएगा। और फोकस वक्रता केंद्र सी और जो पी के मध्य जो बिंदु होता है एफ, ये फोकस आप दिखा देंगे, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो हमें कोविड का संदेश मिल रहा है, एक बार उसको और देख लेते हैं कि साबुन और पानी से अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए। प्यारे बच्चों, दिल्ली में केस वैसे ही बढ़ रहे हैं, अब हमें और सतर्क हो जाना है। मास्क लगा के रखना है और साबुन और पानी से हाथ धोना है बहुत अच्छी तरह से, लगभग 20 सेकंड तक। और जो तीसरा है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको बना के रखनी है ताकि हम इस देश की कुछ भलाई कर सकें, मानव जाति की भलाई कर सकें। नमस्कार बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। इस वर्कशीट को आपने बार बार देखना है जब तक समझ में नहीं आई, और फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सर से बात कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप मेरे नोट्स को ज़रूर पढ़ लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं आसान तरीके से दिया हुआ है। तो एक बार नोट्स को पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी, बड़े आसान तरीके से वहाँ आप समझ पाएंगे। नमस्कार।